आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद रोमांचक सफर पर चलने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे केवल जिंदा रहने की एक बेसिक इंसानियत की चाह ने मानव इतिहास के सबसे महान इंजीनियरिंग चमत्कारों को जन्म दे दिया? दरअसल ये कहानी सिर्फ पत्थरों और कुछ राजाओं तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसे डोमिनोज इफेक्ट की कहानी है जिसकी शुरुआत एक बहुत ही छोटे से, लगभग न दिखने वाले बदलाव से हुई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस सबसे बड़े और हैरान करने वाले पैराडॉक्स पर गौर कीजिए। सोचिए, जिन लोगों के पास ना तो कोई आधुनिक मशीन थी, ना पहिए का आविष्कार हुआ था और ना ही लोहे के कोई औजार थे, उन्होंने आखिर इतने भारी पत्थरों का एक कृत्रिम पहाड़ कैसे खड़ा कर दिया? जो लोग कल तक सिर्फ शिकार के लिए यहाँ-वहाँ भटक रहे थे, उन्होंने मानव इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी छलांग कैसे लगाई? इस सवाल का जवाब उस पहली घटना में छिपा है जिसने उन्हें अपनी घुमंतू जिंदगी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है सहारा से लेकर नील नदी तक के सफर से। एक ऐसा जलवायु संकट जिसने इन सबकी नींव रखी। आज हम जिसे दुनिया का सबसे सूखा और जानलेवा रेगिस्तान मानते हैं ना, वो हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर हम लगभग 11,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व के समय में जाएं, तो ये अफ्रीकी आर्द्रकाल था। उस वक्त मीलों तक फैले हरे भरे समाना के जंगल और विशाल झीलें मौजूद थीं। लेकिन फिर 5500 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत ही अजीब घटना हुई। पृथ्वी की धुरी में एक बेहद मामूली सा झुकाव आया और बस इस एक छोटे से ग्रह्य बदलाव ने पूरे अफ्रीका का मॉनसून ही खिसका दिया। देखते ही देखते वो हरी भरी दुनिया झुलसने लगी। झीलें सूखी कीचड़ बन गई। वहां रहने वाले कबीलों को प्यास और खौफ ने एक ही दिशा में धकेल दिया, एक विशाल नीली लकीर की तरफ, जिसे आज हम नील नदी कहते हैं। और ये घुमंतू लोग कितने अक्लमंद थे, इसका अंदाजा आप 7,000 ईसा पूर्व में बने नब्ता प्लाया के इस स्टोन कैलेंडर से लगा सकते हैं। सूखे से बहुत पहले बना ये दुनिया का सबसे पुराना स्टोन कैलेंडर है जो सूर्य की चाल को ट्रैक करता था। ये हमें साफ तौर पर बताता है कि ये लोग सिर्फ असहाय शिकारी नहीं थे। ये लोग प्रवास करने से पहले ही प्रकृति को बहुत गहराई से समझने लगे थे। उन्हें बस टिकने के लिए एक सही जगह की तलाश थी। नील नदी तक पहुंचने के बाद इंसानियत एक नए दौर में प्रवेश करती है। ये दौर था खेती और फराव यानी शासकों के उदय का। अब नील नदी कोई आम नदी तो थी नहीं। हर साल इसमें इथियोपिया के पहाड़ों से भयानक बाढ़ आती थी जो अपने पीछे एक बेहद उपजाऊ काली मिट्टी छोड़ जाती थी। शुरुआती इंसानों ने इस मौके को पहचाना और बन गए दुनिया के सबसे पहले इंजीनियर। सिर्फ पत्थर और लकड़ी के औजारों का उपयोग करके उन्होंने नहरें और मिट्टी की दीवारें बनाई ताकि बाढ़ के पानी को खेतों में रोका जा सके। इसी काली मिट्टी में जब जंगली गेहूं और जौ उगाया गया तो उपज उम्मीद से कहीं ज्यादा हुई। इस बचे हुए एक्स्ट्रा अनाज को सुरक्षित रखने के लिए गहरे भूमिगत गोदाम बनाए गए। बस यहीं से खानाबदोश जिंदगी खत्म हुई और मेम्फिस और थीब्स जैसे विशाल शहर बसने लगे। ये अनाज इंसानियत के इतिहास की सबसे पहली दौलत थी। अब आप ही बताइए, जहां दौलत होगी वहां लालच का आना तो तय है ना? अनाज की महक ने रेगिस्तान के खूंखार लुटेरों को अपनी तरफ खींचा। लगातार हमलों के खौफ ने लोगों को मजबूर किया कि वो अपनी सुरक्षा के बदले अपनी आज़ादी ताकतवर रक्षकों को सौंप दें, और यहीं से दुनिया के पहले फराव यानी शासक सामने आए। इन फराव ने विशाल पैपरस नावें बनाई और अनाज के बदले दूसरे देशों से व्यापार शुरू किया। लेबनान से देवदार की लकड़ी, सिनाई के पहाड़ों से तांबा और नुबिया के रेगिस्तानों से भारी मात्रा में सोना आयात किया जाने लगा। मिस्र अथाह दौलत से भर गया था। दौलत बढ़ी तो साम्राज्य का विस्तार होना भी लाजमी था। आज से करीब 5,000 साल पहले राजा नारमर नाम के एक महाबली शासक ने ऊपरी और निचले मिस्र को मिलाकर दुनिया का पहला अखंड साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन जरा सोचिए, इतने विशाल राज्य में हजारों टन अनाज और टैक्स का हिसाब किताब कैसे रखा जाए? ये कोई आसान काम नहीं था। इसी जरूरत ने मिस्र के बुद्धिमान लोगों को दुनिया की पहली लिखित भाषा यानी हायरोग्लिफिक्स का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया। एक बार साम्राज्य खड़ा हो गया तो उसे कंट्रोल करने की चुनौती सामने आई, और इसके लिए फराओं ने ममी और खौफ का एक जबरदस्त माइंड गेम खेला। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन शासकों ने माँ आत नाम का एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला।
उन्होंने आम जनता के दिमाग में ये बात बहुत गहराई से बैठा दी कि फराओ कोई इंसान नहीं बल्कि एक भगवान है, और अगर मरने के बाद उसका पार्थिव शरीर सड़ गया तो उसकी आत्मा सूर्य देवता रा तक नहीं पहुंच पाएगी। इसका नतीजा, सूर्य देवता क्रोधित होकर नील नदी को सुखा देंगे और पूरे मिस्र का सर्वनाश हो जाएगा। इसी प्रलय के खौफ ने आम लोगों को खुशी खुशी राजाओं के लिए विशाल और भव्य कब्रें बनाने के लिए प्रेरित किया। शरीर को किसी भी कीमत पर सड़ने से बचाने की इसी चुनौती ने विज्ञान की एक बेहद जटिल प्रक्रिया को जन्म दिया, ममीकरण। पुजारियों ने इसके लिए एक कठोर वैज्ञानिक तरीका अपनाया। सबसे पहले एक लोहे के हुक की मदद से नाक के रास्ते दिमाग को निकाला जाता था। सुनने में खौफनाक लगता है, पर यह सच है। फिर दिल को छोड़कर अंदरूनी सड़ने वाले अंगों को निकाल लिया जाता, क्योंकि दिल को आत्मा का निवास माना जाता था। इसके बाद शरीर को 40 दिनों तक एक खास तरह के नमक में सुखाया जाता और आखिर में देवदार के तेल और रेजिन से लीपी गई सूती पट्टियों में उसे कसकर लपेट दिया जाता था। लेकिन ममी बनाने के बाद भी शरीर को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए एक अभेद्य तिजोरी की जरूरत थी। यहीं से पिरामिडों के निर्माण का सफर शुरू हुआ। आपको क्या लगता है, पिरामिड बस एक रात में बनकर तैयार हो गए थे? बिल्कुल नहीं। ये दशकों की इंजीनियरिंग, ढेरों सफलताओं और विफलताओं का नतीजा था। शुरुआत में मस्तबा बने, जो मिट्टी की सपाट कब्रें थी जिन्हें आसानी से लूट लिया जाता था। इसके बाद इमहोटेप नाम के इंजीनियर ने 6 मस्तबा को एक के ऊपर एक रखकर स्टेप पिरामिड बनाया। फिर एक कोशिश हुई बेंट पिरामिड की, जो अपनी 54 डिग्री की भारी ढलान के कारण बीच से ही मुड़ गया। ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग फेलियर थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी गलतियों से सीखा और अंततः रेड पिरामिड का निर्माण किया। ये मानव इतिहास का सबसे पहला बिल्कुल चिकना और सफल पिरामिड था। और फिर आता है वो निर्माण जिसे हम आज मिस्र की पहचान मानते हैं, गीज़ा का महान पिरामिड, जो इंसानों के लिए एक असंभव स्मारक जैसा था। जरा इस नंबर पर गौर करें, 481 फीट। ये गीज़ा के महान पिरामिड की ऊंचाई है। ये आज की करीब 50 मंजिला इमारत के बराबर है। इसका पैमाना अपने आप में विस्मयकारी है, खासकर जब हम ये याद रखते हैं कि ये सब बिना लोहे के औजारों और बिना पहिए के हासिल किया गया था। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि इंसानों के हाथों से तराशा गया एक जीता जागता कृत्रिम पहाड़ था। और इसे बनाने के लिए 23 लाख विशाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ये कोई पत्थरों का बेतरतीब ढेर नहीं है। इन 23 लाख पत्थरों को बिल्कुल सटीक उत्तर दिशा की ओर अलाइन किया गया था। और मजे की बात तो यह है कि इनके जोड़ों के बीच की जगह इतनी कम है कि आप एक रेजर ब्लेड भी उनके बीच नहीं घुसा सकते। ये उस प्राचीन दौर के गणित और ज्यामिति के ज्ञान का एक ऐसा प्रमाण है जो आज भी हमें हैरान कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने इसे बनाया कैसे? 800 किलोमीटर दूर असवान से 50 टन तक के लाल ग्रेनाइट पत्थर लाए गए। कैसे? नील नदी की बाढ़ की प्राकृतिक शक्ति का उपयोग करके। पत्थरों को विशाल देवदार की नावों पर लादकर गीज़ा तक लाया गया। और यहाँ एक बहुत बड़ा मिथक टूटने वाला है। ये काम किसी गुलाम ने नहीं, बल्कि मिस्र के किसानों और कुशल कारीगरों ने किया था। भारी पत्थरों को लकड़ी के स्लेज पर रखकर खींचा जाता था और रेगिस्तान की रेत पर घर्षण को कम करने के लिए स्लेज के ठीक आगे रेत पर पानी डाला जाता था, ताकि पत्थर आसानी से फिसल सकें। कितनी कमाल की तकनीक थी ना? लेकिन क्या इन अभेद्य किलों के अंदर कभी कुछ मिला? आइए चलते हैं उन अनसुलझे रहस्यों और खोजों की तरफ जो आज भी अंधेरे में छिपे हैं। प्राचीन काल में ही लगभग सभी बड़े पिरामिड्स लूट लिए गए थे। इसी डर से बाद के राजाओं ने अपनी कब्रें वैली ऑफ किंग्स नाम की एक गुप्त घाटी में छिपानी शुरू कर दी। 1922 में जब आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने इसी घाटी में 19 साल के राजा तूतनखामून की छिपी हुई कब्र खोजी, तो उनके पहले शब्द थे, अद्भुत चीजें, बस हर जगह सोना ही सोना। उस छोटी सी कब्र में 5000 बेशकीमती चीजें मिली और राजा की मम्मी के चेहरे पर 10 किलो का शुद्ध सोने का मुखौटा रखा था। लेकिन तूतनखामून की कब्र तो एक घाटी में थी। गीज़ा के महान पिरामिड के अंदर क्या था? हैरानी की बात यह है कि जब खोजकर्ताओं ने महान पिरामिड का मुख्य किंग्स चेंबर खोला तो वो बिल्कुल खाली था। कोई मम्मी नहीं, कोई खजाना नहीं।
इसने कई नई थ्योरीज को जन्म दिया, जैसे 1980s के दशक की ओरायन सहसंबंध सिद्धांत। इसके अनुसार गीजा के तीनों पिरामिड आसमान में ओरायन बेल्ट के 3 तारों के साथ बिल्कुल एक सीधी रेखा में अलाइन है। मिस्र के लोग मानते थे कि ओरायन तारामंडल मृत्यु के देवता ओसिरिस का घर है। तो क्या पिरामिड केवल एक कब्र थे या उनका कोई और ब्रह्मांडीय उद्देश्य भी था? ये आज भी एक गहरी बहस का विषय है। और सच मानिए, रहस्य आज भी खत्म नहीं हुए हैं। 2015 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट के तहत आधुनिक रोबोट्स को पिरामिड की उन 8 इंच की संकरी सुरंगों में भेजा गया जहां कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। वहां उन्हें एक रहस्यमयी पत्थर का दरवाजा मिला, जिस पर तांबे के 2 पिन लगे थे और उसके पीछे एक और दरवाजा था। स्कैनिंग से पिरामिड के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़े खाली हिस्से का भी पता चला है। अब सोचिए, इन दरवाजों और खाली जगहों के पीछे क्या छिपा हो सकता है? क्या कोई भूला हुआ ज्ञान या कोई ऐसा सच जो इतिहास को फिर से लिख दे? 4500 साल पुराना पत्थरों का ये पहाड़ आज भी खामोशी से अपने राज छुपाए हुए है, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपने अतीत के बारे में वास्तव में कितना कम जानते हैं।